लेकिन अगर कोई आरएसएस को नज़दीक से समझे और उसको नज़दीक से जाने तो शायद ये भ्रांतियां लोगों में नहीं है। संघ पृष्ठभूमि से भी विश्वास करता हूँ और संघ पृष्ठभूमि से भी जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी पता नहीं मुझे ऐसा कैसे महसूस हुआ कि मैं उन विचारों से सहमत नहीं था। लोग खेती को एक मूर्खों का धंधा समझने लगे। उस आंदोलन ने एक तो काम किया, लोगों में जागृति तो पैदा की। बीजेपी पार्टी के विचारों से सहमत हूँ, जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी उसे मान सकते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ हूँ। ये है कि राजनीति समस्याओं को पैदा करने के लिए ही होती है। फिर ये तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बार बार डांगे उठानी पड़ेगी। जाने वाला पानी यहाँ लाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, अगर वो बड़े प्रयास होना तभी राजनीतिक रूप से डबल सरकारों की सार्थकता साबित होगी। और मुझे उस समस्या का समाधान, उस समस्या का निदान जो है वो सही तरीके से हुआ है। तो टाइप लोग हो गए हैं और सिर्फ शायद सोशल मीडिया से राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति के लिए एक जुझारूपन होना चाहिए राजनीति। और जहां तक मैं दे रहा हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 6A के बारे में लोगों को इतनी परेशानी थी, मैं तो सीधी सी बात है कि मैं 40 साल से राजनीति में जुड़े रहा हूँ। ये बात तकनीकी रूप से सही नहीं थी और न है न ऐसा किसी ने कहा था। वो तो अपने यहाँ जैसे लोग हैं अपनी मुंह है उतनी बातें कर। लाल शाह में कौन करीनी कि भी मैं कोई पद की प्राप्ति करूं। नमस्कार, आज की खास मुलाकात खास शख्सियत के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और हमेशा किसानों के समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। किसान नेता जयनारायण जी कसवा। जयनारायण जी, पहले तो थारो बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जयनारायण जी, अगर थारा राजनीतिक परिचय की बात करी जाए तो राजनीति की शुरुआत कब करी, किया राजनीति के अंदर आया? देखो जी विकास जी, राजनीति में तो सीधी सी बात है कि मैं 40 साल से राजनीति में जुड़े रहा हूँ। ठीक है सर। और जो का मेरा विचार है राजनीति के सगे मैं एक सफल अगर कहूँ तो आपके मुंह बढ़ाई हुए, लेकिन एक सफल किसान भी हूँ। और खेती बाड़ी के तहत मैं तकरीबन पूरे भारत के अंदर भ्रमण भी करियो है। और मैं नया कीर्तिमान भी स्थापित करिया है किसानी के अंदर। मन गर्व है इन बात को और मैं लोगों में बांटिया भी है। जहाँ तक रही राजनीति की बात, तो राजनीतिक जो को मेरो सफ़र है वो तो हमेशा ही राजनीति में जेकी एबा गुमनाम तरीक़ों करी, प्रखर रूप से भी करी, लेकिन मैं कदे ई लाल शाह में कौन करी नहीं कि भी मैं कोई पद की प्राप्ति करूं। और न कभी मेरा ऐसा विचार रहा। मेरी जो भावना है वो हमेशा ही राष्ट्र के प्रति रही और राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा भावना है। और मैं ओत प्रोत हुई चीज़ हूँ और मैं राजनीति के अंदर मैं जकी पार्टी में विश्वास रखूँ, मैं जकी पार्टी के विचारों से सहमत हूँ, जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी उसे मान सकते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ हूँ और उसके विचारों से सहमत हूँ। और मैं उनका प्रचार एनी 7 दिन 24 घंटे जहाँ भी मुझे समय मिलता है वो मैं करता रहता हूँ। लेकिन जयनारायण जी, थारा परिवार तो बिल्कुल कांग्रेस को ताल्लुकात रखा, तेरा बीजेपी के अंदर किया आया? बिल्कुल जी, मेरो परिवार पूरो को पूरो, मेरो दादो भी 35 साल ब्लॉक कांग्रेस आई का अध्यक्ष रहा। मेरे दादा का छोटा भाई जका कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष चेयरमैन भी रहा रायशनगर, और जका कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन भी रहा रायशनगर, जका कॉटन मिल्स एंड प्रेसिंग फैक्ट्री रायशनगर की स्थापना भी उन्होंने की थी। शोभतराम जी कसवा मेरे दादा के छोटे भाई थे। सबसे लंबे समय तक वो सरपंच भी रहे भोमपरा ग्राम पंचायत के। लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे ऐसा कैसे महसूस हुआ कि मैं उन विचारों से सहमत नहीं था। मेरा बड़ा भाई, मेरे पिताजी, वो सब अलग थे, लेकिन मैं इसी से प्रभावित रहा। और जैसे मेरे प्रचार की आप बात करते हो तो मैंने राम स्वरूप जी मेघवाल का शुरुआत में पहला प्रचार किया था। आप राजनीति में अपना आइडियल किसे मानते हैं? राजनीति में आइडियल तो मैं
राजनीति में तो राजनीतिक और धार्मिक रूप से मैं विचारों से काफ़ी प्रभावित हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा तो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित रहता हूँ, और दूसरा मैं संघ पृष्ठभूमि से भी विश्वास करता हूँ और संघ पृष्ठभूमि से भी जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं नियमित तो नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मैं उन विचारों से ज़्यादा प्रभावित हूँ और राष्ट्र प्रथम की भावना से मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ। जयनारायण जी, प्रतिद्वंदी जो पार्टियां हैं वो ये कहती है कि जो आरएसएस है वो जाति धर्म के नाम पर जहर घोलने का काम करती है, और आप उस पार्टी से जुड़े हैं। शायद लोगों के विचारों की समझ है, शायद ये उनका दुर्भाग्य है या उनकी समझ क्या है, मैं नहीं समझता। लेकिन अगर कोई आरएसएस को नज़दीक से समझे और उसको नज़दीक से जाने तो शायद ये भ्रांतियां लोगों में नहीं होगी। लोग आरएसएस को समझना नहीं चाहता है। एक सुनी सुनाई बात और एक सुने सुनाए विचार है जो लोग उन्हीं को अंतर्गत या उन्हीं को सन्मुख रखते हुए वो ऐसी भ्रांतियां बनाते हैं और ऐसे विचारों का दुष्प्रचार करते हैं। जयनारायण जी, आप 1980 से लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। बात की जाए, जैसे आप किसानों की बात करते हैं, किसानों के प्रति हमेशा आप सोचते हैं कि कैसे समस्या का समाधान हो, तो आप 2004 का जो आंदोलन हुआ उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? 2004 का जो आंदोलन था उसमें मैंने भाग भी लिया था, मैं उसका साक्षी भी था। लेकिन उस आंदोलन ने एक तो काम किया, लोगों में जागृति तो पैदा की, और एक जो तिलस्म था प्रशासन का, सिंचाई विभाग का, और धीरे धीरे इन चीज़ों पे लोगों को पता नहीं था, क्यों जो ऊपर से कर दिया जाता था, शासन द्वारा जो थोप दिया जाता था वो कह दिया जाता था, वही वेद वाक्य होते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ उस आंदोलन ने लोगों में पहली बार ये भावना जागृत की कि हमारे अधिकार क्या है, हमारा पानी कितना है, उस पानी का वितरण कैसा होना चाहिए। और काफ़ी हद तक जो अब जल वितरण की असमानताएं थी उनको धीरे धीरे जो दूर किया जा रहा है वो उसी आंदोलन की ही देन है कि हम आज उसके बारे में विचार करते हैं और हम थोड़ी सी बात पे भी झंडा उठाते हैं और हमारी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं और उस बात को सुना भी जाता है। लेकिन जयनारायण जी, अभी तक इस समस्या का मूलतः समाधान क्यों नहीं हुआ? कारण क्या रहा है इसके पीछे? कारण ये है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि खेती किसानी जो है वो एक तो संगठित नहीं है, और दूसरी बात ये है कि खेती किसानी के अंदर संगठित नहीं होने के कारण ये कारण है, और दूसरा कारण ये है कि किसानी में खेती किसानी का जीडीपी के अंदर कम सहयोग है। इसलिए इस विषय को जहाँ तक मेरा समझ है सरकारों द्वारा कम ध्यान दिया जाता है। जैसे खनिज है या कोई व्यापार है, उद्योग है, उनमें सरकार को रॉयल्टी ज़्यादा मिलती है। मैं सोचता हूँ शायद इस कृषि में सरकारों को रॉयल्टी कम मिलती है। हालांकि ये रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, लोगों की आजीविका, यहाँ के लोगों की काफ़ी बड़ी आजीविका जो है इस पे टिकी हुई है और इस पे ध्यान देना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे इस पे ध्यान दिया भी जाएगा। एक समय तो ऐसा आ गया कि लोग खेती को एक मूर्खों का धंधा समझने लगे। ये लोग कहने लगे, उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं, कि खेती ये समझदार आदमी का धंधा नहीं है, ये मूर्खों का धंधा है। लेकिन आज खेती किसानी ने नए नए आयाम स्थापित किए हैं। देश के अंदर बहुत बड़ा इन्होंने खेती के बारे में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई तकनीक आ रही है, उससे उत्पादन भी बढ़ा है, लोगों की जो जीवन शैली है वो भी सुधरी है, और कीमतें जो बढ़ी है, भूमि की, जमीन की जो कीमतें बढ़ी है, उससे भी लोगों का रुझान बढ़ा है। 2004 का जो आंदोलन हुआ, किसानी आंदोलन, जिस प्रकार आप कह रहे हो कि इससे कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, परंतु जो 8 किसान शहीद हुए, एक मांग रखी गई कि 58% रेगुलेशन जारी किया जाए, कहा गया कि बिल्कुल जारी किया जाएगा। आपकी सरकार भी आई, आपके विधायक भी बने, तो क्या माने क्यों नहीं हुआ उस समस्या का समाधान? इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, पहले तो ये है कि राजनीति समस्याओं को पैदा करने के लिए ही होती है। उनका राजनीति चीज यही है कि समस्याओं को पैदा करो, फिर उनका गलत निदान करो। उस समस्या का समाधान, उस समस्या का निदान जो है वो सही तरीके से हुआ ही नहीं। उस समस्या का निदान होने के बाद में कुछ नेताओं जो उस समस्याओं में जो निदान करने में सम्मिलित थे, उनसे हमारी बात भी हुई थी किसी दुकान पे बैठ के। तो हमने कहा जी ये आपका समझौता सही नहीं है,
58 का तो देखो विकास जी हो ही नहीं सकता। ठीक है। या तो देखो एक इंडिविजुअल कोई शाखा पे अगर कोई उसका निर्धारण करना चाहे तो वैसा नहीं हो सकता है। ये बात तकनीकी रूप से सही नहीं थी और न है, न ऐसा किसी ने कहा था। वो तो अपने यहाँ जैसे लोग हैं अपनी मुंह है उतनी बातें करते हैं। लेकिन जो समझौता करके आए थे उन लोगों से हमने प्रश्न किया था कि आप ये समझौता करके आए, ये समझौता तो पूर्ण नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, इसके लिए तो मैंने कहा तो फिर ये तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बार बार डांगे उठानी पड़ेगी। तो हेतराम जी ने कहा था कि इसके लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये समस्या का समाधान पूर्ण नहीं था। तो जयनारायण जी, जो लोग झंडा डंडा लेकर घूमते हैं, क्या वो गलत है? नहीं, झंडा डंडा लेकर तो देखो अपनी मांगों के लिए घूमना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं। प्रशासन को तो सोना नहीं चाहिए और उसको सोते हुए रहना भी नहीं चाहिए और हम किसानों द्वारा उनको सोने देना भी नहीं चाहिए। ये तो मैं उसका करता हूं, ये तो मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूं। तो जो नेता आपके बने हैं, चाहे वो डबल इंजन की सरकार है, आपके यहाँ के नेता हैं, क्या वो इस समस्या के समाधान के लिए ऊपर बातचीत नहीं करते क्या? नहीं करते हैं और सुझाव भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं। और नेताओं का देखो छोटी नहीं बड़ी समस्या है। जैसे आप ये देखो कि पिछली जो भाजपा सरकार थी उसके अंदर 3300 करोड़ रुपए की जो योजना नहरों को नवीनीकरण के लिए बनी थी, वो 3300 करोड़ की योजना बनने के कारण, नहरों का नवीनीकरण होने के कारण आज नहरें जो है कम से कम जो अनूपगढ़ शाखा है वो 6 घंटे जल्दी आती है और जो शाखाएं हैं वो भी 3-3 घंटे जल्दी पानी पहुंचता है, समान रूप से पहुंचता है। और अभी मोगों का जो रीसेट करने का काम चल रहा है वो अभी एक जनरल आदेश निकला है, मोगों को रीसेट किया जाएगा, समान वितरण के लिए प्रयास हो रहे हैं। और मैं तो सबसे बड़ी ये मानता हूं कि जो नहरों के जोड़ने के लिए 113 किलोमीटर जो नहरों को जोड़ने के लिए और पाकिस्तान जाने वाला पानी यहाँ लाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, अगर वो बड़े प्रयास होना तभी राजनीतिक रूप से डबल सरकारों की सार्थकता साबित होगी। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये 3 सालों के अंदर ये पानी अवश्य राजस्थान पहुंचेगा और वो दिन आएगा। जयनारायण जी, आज की राजनीति में और पहले की राजनीति में अब क्या अंतर देखते हैं? मैं सोचता हूं कि आज की राजनीति डिजिटल युग में हो गई है, पैराशूट टाइप लोग हो गए हैं और सिर्फ शायद सोशल मीडिया से राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति के लिए एक जुझारूपन होना चाहिए, राजनीति के लिए एक होना चाहिए कि लोगों की मूल समस्याओं से जुड़कर रहना चाहिए। और कुछ लोगों में भी ऐसी भावना हो गई है कि लोग भी ये चाहते हैं कि जो उम्मीदवार हो, या उम्मीदवार भावी उम्मीदवार हो या जो उम्मीदवारी की इच्छा रखता हो, ऐसे लोग हमसे जुड़े रहे, हमसे पूछते रहे, उनको समस्याओं मैं पूछता हूं, मैं रोज रहता हूं संतोष जी के साथ में, लेकिन ऐसी कोई लोग नहीं है जो आते हो। मैं खुद एक स्कीम में जाता हूं, मैंने लोगों से पूछा, मैंने अभी विकलांगता का प्रमाण पत्र के लिए या विकलांगता के साधन बांटने के लिए जनता ले गया था, एक SM में गया था, लोगों से पूछा भी था, लेकिन मुश्किल से 2-3 लोग आए हैं और कोई लोग ज्यादा कोई मांग करते ही नहीं कि हमारा ये कोई काम है। पता नहीं वो उनकी क्या सोच है, वो उनकी ये हो गया है कि जो कोई आएगा वो हमारे पास में आएगा और जिसको ज़रूरत है वो हमारे पास में आएगा। अब एक आदमी के पास में तो चाहे किसी पार्टी का कोई वो जा नहीं सकता है। लोगों को तो बड़ी समस्याओं के लिए, मूल समस्याओं के लिए आना चाहिए और उसके समाधान करने के लिए कुछ अपने सुझाव है वो बताना भी चाहिए। जयनारायण जी, लंबा राजनीतिक कार्यकाल आपका, सबसे बेस्ट विधायक सांसद आप किसे मानते हैं जो आपके नजरिए में सबसे बेस्ट नजर आया आपको? देखो, पहले तो जुझारूपन के लिए तो अगर बीकानेर लोकसभा सीट से हम MP की बात करें तो कॉमरेड शौकत सिंह था। ठीक है। जो देखो सत्य तो सत्य ही होता है, हम उसे नकार नहीं सकते जब आपने पूछ ही लिया कि सत्य। और पार्टी के विचारधारा से या अच्छे कार्यकाल के लिए भी मैं अगर मानता हूं तो मैं अर्जुन राम जी को बहुत बढ़िया मानता हूं और इन्होंने ऐसी समस्याओं का समाधान किया है जो बहुत बड़ी समस्याएं थी। देखो, एक MP का काम ये नहीं है कि वो नाली साफ करवाने की समस्याओं की तरफ ध्यान दे या मतलब कि उन समस्याओं में उलझा रहे, लेकिन जिस पे बड़ा दायित्व हो, जिस पे देश की पूरी हिस्सेदारी हो, जिसके एक मंत्रालय दिया हो, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया हो, चाहे वित्त
मंत्रालय दिया हो, चाहे कानून मंत्रालय दिया हो, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो, जो भी उनका कार्यकाल है उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भी उन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं को किया है। हम नहीं समझेंगे, हमारे लिए तो छोटी समस्या होती है, लेकिन बीकानेर बहुत बड़ा बी श्रेणी का शहर है हिंदुस्तान के अंदर, जो ए श्रेणी की तरफ जा रहा है। उस बीकानेर शहर की भी बहुत बहुत बड़ी समस्या है जिनका लोगों को उम्मीद थी, और वो समस्याओं का समाधान हुआ है। और जहाँ तक मैं दे रहा हूँ, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 6A के बारे में लोगों को इतनी परेशानी थी। आप 6A के बारे में लोगों को पूछो, जिससे आज 5,000 परिवार जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों की समस्याओं का निदान किया है, और मैं सोचता हूं उस समस्या का पूर्ण समाधान भी इनके द्वारा निश्चय होगा। और जहां तक बात हो MP की, तो मैं रामेश्वर जी जो रहे थे, जिनका स्वर्गवास भी हो चुका है, तो रामेश्वर जी का कार्यकाल, वो एक नेक और अच्छे आदमी थे। मैं ये बात पार्टी विचारधारा से अलग उठकर कह रहा हूँ। विधायक किसे मानते हैं? विधायक तो देखो, मेरे हिसाब में तो सबका ही कार्यकाल ठीक रहा है। आपके नज़र में बेस्ट? देखो, मेरी नज़र में तो मुझे तो सब बेस्ट ही लगते हैं, लेकिन जो तो सरकार के अंदर तो, जैसे कोई भी सरकार के अंदर रहता है या सरकार के मौजूदा टाइम में रहते हैं, कुछ को विधायकों का दुर्भाग्य ये होता है कि वो सरकार में नहीं होते हैं और कुछ सरकार में होते हैं। तो मैं किसी का पर्टिकुलर नाम लेके किसी को छोटा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो भी रहा है, देखो हमारा तो किसी से कोई ज़्यादा काम नहीं पड़ा है। जो भी रहा है मैं उसे ठीक भी मानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे कोई ज़्यादा काम नहीं पड़ा। तो जैसे MP साहब की आपने जो तारीफ़ें की है, बात की जाए इलाके की, तो रेलवे लाइन को लेकर लगातार 3 बार ये MP रहे, वो समस्या का समाधान जयनारायण जी आज तक नहीं हुआ है। लोग आज भी बाट जो रहे हैं। नहीं, रेलवे का तो आपको सही है, बिल्कुल बाट जो रहे हैं। और कुछ मेरे हिसाब में, मुझे पता नहीं क्यों आत्मविश्वास है कि रेलवे लाइन आएगी। आप किसान हैं, काफ़ी कीर्तिमान भी आपने स्थापित किए हैं। आज की जो युवा पीढ़ी जो किसानी लाइन के अंदर है, किसानी कृषि कर रहे हैं, किस प्रकार की वो कृषि करे, किस प्रकार से करे, और उनको क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव ये है कि जहाँ तक इस महंगाई के दौर में हम ज़मीन, तो अगर हम कृषि में बचत करते हैं या हमारा कुछ पैसा कमाते हैं, तो कृषि के अंदर नए नए इनोवेशन करने चाहिए। ठीक है। जैसे अब ये उदाहरण के लिए मैं मान सकता हूँ आपके, जैसे एक डिग्गी है, तो हमें डिग्गी भी बनानी चाहिए। प्रथम का भी है, डिग्गी से बनानी चाहिए, उससे फुहारे पद्धति से खेती करनी चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए। क्योंकि हम अब खर्चे जो आज के युग में हो रहे हैं, वो खर्चे हम कोई कम नहीं कर सकते। हम किसी प्रकार से खर्चों को घटा नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमारी एक दैनिक ज़रूरत हो चुकी है। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि उनको खर्चों की भरपाई के लिए आमदनी के सोर्स कहाँ कहाँ बढ़ाने हैं, ये हमें सोचना होगा। नई नई तकनीक है, जैविक खेती है, ऐसे ऐसे बहुत से खेती के अंदर बहुत से बड़े इन्वेशन है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर हम ये चाहें कि ठीक है, पिताजी के पास खेती है, बच्चे ये सोचते हैं कि पिताजी के पास खेती है, ठीक है, हमारा काम चल रहा है, और हम फैशन की दुनिया में रहें या नए नए साधनों की दुनिया में रहें और किसी और दुनिया में रहें, तो वो तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज की युवा पीढ़ी जब राजनीति की शुरुआत करती है, तो उनको महत्वाकांक्षा रहती है कि मुझे कोई ना कोई पद मिले। लेकिन आप 1980 वो सन, जब कोई यहाँ झंडा डंडा उठाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नज़र नहीं आता था, उस समय आपने ये शुरुआत की। आपने कभी पद की महत्वाकांक्षा कभी दर्शाई नहीं, कारण क्या है इसके पीछे? अगर ईमानदारी से पूछो तो मैंने ये कभी महसूस भी नहीं किया। अच्छा। और न मैंने कभी इस बारे में कभी सोचा, और न मैं ये मेरी चाहत रही कभी। ये इतने वर्षों बाद में मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानूं या मैं उनका धन्यवाद दूं, विधायक जो हमारी पूर्व है संतोष बावरी, उन्होंने की कृपा से या उनके सुझाव से या मेरी काबिलियत से जो भी इनमें रहा है, मैं तो मानता हूं कि उनका और अध्यक्ष जी का, जिला अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो मुझे ये पद मिला। और मैंने कभी इसकी मांग नहीं की थी, उन्होंने दिया, तो शायद मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पहली बार उन्होंने दिया। बाकी मैं अभी भी कोई इच्छा ज़्यादा नहीं रखता हूँ इसके बारे में। आज की युवा पीढ़ी को राजनीति को लेकर क्या कहेंगे?
नहीं, युवा पीढ़ी को राजनीति करनी चाहिए और स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए, भाग लेना चाहिए। क्यों, अगर हम इस राष्ट्र के प्रति, क्योंकि हमारे राष्ट्र का जो संविधान है वो राजनीति पर ही आधारित है, तो अगर हम इस राष्ट्र में कुछ कर सकते हैं, हमारा योगदान दे सकते हैं, तो किसी भी राजनीतिक रूप से भी हमें योगदान देना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर आए बगैर, हम इसका हिस्सा बने हुए, हम उन व्यवस्थाओं को नहीं बदल सकते जो व्यवस्थाओं को हम बदलना चाहते हैं, या इस देश में कुछ नए नए सुधार करना चाहते हैं, और वो राजनीतिक रूप से ही हो सकता है। तो इसलिए राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है, राजनीति स्वच्छ रूप से करनी भी चाहिए और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। और राजनीति के प्रति जो लोग पद की लालसा रखते हुए राजनीति की शुरुआत करते हैं, वो मेरे ख्याल में शायद जल्दी फ्लॉप हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है सर। अब दीपावली, धनतेरस, भैया दूज का पर्व आ रहा है, तमाम इलाकावासी, देशवासी, प्रदेशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? मैं तो ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि पहली बार तो ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि 2 फसलें इकट्ठा ही पैदावार देना इस इलाके में संभव नहीं है। पिछले कई वर्षों से हम ऐसा ही कुछ देख रहे हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है, इस इलाके का सौभाग्य है, जो सावणी की फसल पूर्ण रूप से पूरी पकी हुई है और पूरी फसल हुई है। किसी की थोड़ी 10 कुंटल कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एवरेज फसल जो सावणी की है वो भरपूर है। और पानी की व्यवस्था देखते हुए, ये बरसात की व्यवस्था देखते हुए, और मैं मानता हूँ कि हाड़ी की फसल जो है वो ईश्वर की दया से भरपूर होगी और सबको ये दीपावली और दशहरा मंगलमय हो। और मैं सोचता हूँ कि ये सभी के लिए खुशी के पल होंगे और आशा करता हूँ कि लोगों के लिए ये दीपावली बहुत अच्छा शुभ समय लेकर आएगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ किसान नेता जयनारायण जी कसवा, जो बेबाक आवाज़ में अपनी बात को रखते हैं। इनका उद्देश्य रहता है कि किसानों की जहाँ भी समस्या हो, उसको धरातल पर उस समस्या का समाधान जो है वो करवाया जाए। आज के युवा पीढ़ी को इन्होंने कहा है कि राजनीति में भाग लेना चाहिए, लेकिन किसी पद की लालसा को लेकर नहीं। वहीं दिवाली के उत्सव को लेकर इन्होंने कहा है कि ये त्यौहार जो है सब इलाकावासियों में मंगल कामना को लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, क्योंकि ये त्यौहार जो है वो भाईचारे और एकता का त्यौहार है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज़, गड़साना।